दहेज की भारी मांग के कारण सगाई टूटने पर युवती ने आत्महत्या की। सुबह का अखबार पढ़ा तो मन भारी हो उठा। वही पुरातन खबर जो प्रायः सुर्खियां बनती है और वर्षों से बनती चली आ रही है। न जाने इसका अंत कब होगा। इस खबर ने एक बार फिर पूजा की कहानी याद दिला दी। पूजा की कहानी कोई कपोलकल्पित कथा नहीं, सच्चाई है। वर्षों पहले की घटना आंखों में आंसू बनकर छलक उठी। उस सुबह 4 बजे फोन की घंटी ने हड़बड़ा कर उठा दिया था। खबर मिली थी, मीनाक्षी दीदी पूजा दीदी ने आत्महत्या कर ली। मैं उनकी छोटी बहन प्रेम बोल रही हूँ। क्या? मेरा सर्वांग सिहर उठा था। पूजा मेरी बचपन की सखी, हंसमुख, मिलनसार, जिंदादिली से भरपूर। कॉलेज में भी हम दोनों साथ थे। मैं हिंदी ऑनर्स की छात्रा थी और वो गणित की। ऐसी अभिन्न मित्रता जैसे दो शरीर और एक प्राण। मीनाक्षी, हम दोनों कभी जुदा नहीं होंगे। कहने वाली पूजा इस तरह अचानक मुंह मोड़कर उस दुनिया में चली जाएगी जहां से कोई वापस नहीं लौट सकता, इसकी कल्पना तक न थी। मैं भागी भागी पूजा के घर पहुंची। आंगन में पूजा का नश्वर शरीर रखा हुआ था। परिजनों का हृदय विदारक रुदन सबको पीड़ा से जड़ बना रहा था। मुझे देखते ही पूजा की मां चीख पड़ी, मीनाक्षी, तेरी सहेली हम सबको दगा दे गई। मैं मुंह बधिर सी बैठी थी। सांत्वना के सारे शब्द न जाने कहाँ विलुप्त हो गए थे। जमीन पर पड़ी गहरी नींद में सो रही पूजा का मासूम चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे अचानक वो खिलखिलाती हुई उठ जाएगी और कहेगी, डरा दिया ना। उसके नीले पड़ते चेहरे को एकटक निहारती मैं गहरी सोच में डूबती चली गई। हंसमुख, चंचल और बेहद सुंदर पूजा अपने मृदु व्यवहार से सबके दिल में घर कर जाती थी। दूसरों की आवाज की नकल करने में इतनी माहिर कि मेरी माँ भी उसकी आवाज सुनकर समझती कि मैं बोल रही हूँ। कुशाग्र बुद्धि, सुघड़, मिलनसार, पूजा की खुशियों को उसी दिन से मानो ग्रहण लग गया था जिस दिन उसका विवाह अमर के साथ तय हुआ था। विवाह तय होने पर भावी खुशनुमा जीवन की मधुर अनुभूति ने उसके मासूम हृदय पर जो मीठी सी दस्तक दी थी, वो कल गहरे घाव में बदल उसका जीवन ही लील जाएगी। पूजा को इसका तनिक भी आभास न था। उसने जब अपने भावी पति अमर के बारे में मुझे बताया था, तब उसके मुखड़े पर प्रतिबिंबित लज्जा की लाली और आंखों की चमक में बहुत कुछ कौंधा था। उसकी आशाएं, सपने, उसकी प्रतीक्षा मानो मुखर हो उठी थी। वो MBA करके मुंबई की एक बड़ी कंपनी में काम करते हैं। अपना फ्लैट, कार, सब कुछ है। वो बहुत सुंदर है। उसकी पलकें लाज से भारी हो उठी थी। हाँ भाई, अब तो तुझे ससुराल और अपने उनके सिवा कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। इतने बड़े घर की बहू जो बनने जा रही है, लगता है शादी के बाद तू मुझे भी भूल जाएगी। मैंने मीठी चुहल की तो वो बेसाख्ता मेरे गले से लिप्त भीगे स्वर में बोली, कैसी बातें करती है नीरू। मैं और तुझे भूल जाऊं, दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर ये कभी नहीं हो सकता। एक तू ही तो है जिससे मैं सारा दुख दर्द बांट सकती हूँ। कितना गलत कहा था पूजा ने। कहाँ बांट पाए वो अपना सारा दुख दर्द। अगर मुझे उसकी खंडित मानसिक दशा का जरा भी अनुमान होता तो क्या आज वो सारे रिश्ते नाते तोड़ जा सकती। भीषण आर्तनाद, भारी विलाप के स्वर ने मेरी सोच पर विराम लगा दिया था। पूजा का पार्थिव शरीर 4 कंधों पर चढ़कर अंतिम यात्रा हेतु तैयार था। हे ईश्वर, जो कुछ पूजा के साथ घटा किसी भी लड़की के साथ न घटे। मन ही मन प्रार्थना करती मैं जार जार रो पड़ी थी। हृदय वेदना से फटा जा रहा था और भीगी आंखों में बीती घटनाएं पुनः चलचित्र की भांति नृत्य कर उठी थी। अपनी सगाई के दिन कितनी खुश थी पूजा। सबकी नजरें बचाकर वो बार बार ड्रेसिंग टेबल की दराज में रखी अमर की तस्वीर निहार रही थी। उसकी यह हरकत मेरी दृष्टि से छिपी नहीं थी और चोरी पकड़ी जाने पर कितनी लजा गई थी वह और मैं। दिल खोलकर हंस पड़ी थी। अमर और उसके परिवार वालों को देखकर सबने साक्षी के भाग्य को सराहा था। माता पिता, 2 छोटी बहनें, एक छोटा भाई, भरा पूरा परिवार था अमर का। अब साक्षी प्रायः सपनों की मादक दुनिया में खोई रहती। 2 महीने बाद शादी की तिथि निर्धारित हुई थी। एक दिन वह मेरे घर आई तो उसके सुंदर मुखड़े पर विषाद की गहरी बदलियां देख मैंने टोका था, क्या हुआ पूजा? मीनाक्षी, क्या बेटी के रूप में जन्म लेना पाप है? ये तू क्या कह रही है? मैं हतप्रभ थी। लड़कियों के गुण, उनकी शिक्षा, आचार व्यवहार सब कुछ रुपयों के आगे गौण क्यों समझ लिए जाते हैं? अगर अमर एक अच्छे उपयुक्त वर है तो क्या मैं भी उनके योग्य नहीं हूँ? आखिर हुआ क्या? उन लोगों ने 7 लाख कैश और एक मारुति वैन मांगी है। पता है मुझे उदास देखकर पापा ने क्या कहा? बोले, बेटी, मन में कोई अपराध बोध मत पालो, ये समाज की रीत है। पिता का फर्ज है तुम बस आने वाले खुशनुमा भविष्य के बारे में सोचो। पर मीनाक्षी, आज मुझे अपने अस्तित्व पर शर्म आ रही है। पापा घर के बगल की 4 कट्ठा जमीन भी बेच रहे हैं जहां हमारा बचपन खेलते कूदते, घरौंदे बनाते गुजरा है। वो फूट फूट कर रो पड़ी थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं उसे कैसे सांत्वना दूं।
मैं भी तो एक लड़की थी, उसी की तरह विवाह की दहलीज पर खड़ी, भविष्य के सुंदर स्वप्न बुनती, पर भीतर से भयभीत। समाज, रीति रिवाज, इन सब चीजों से मुझे भी तो दो चार होना पड़ेगा, ये सोचती गहरी व्यथा से प्रत्यक्ष साक्षात्कार करती। वक्त अपनी गति से बीतता रहा। पूजा की विवाह की तिथि विभिन्न कारणों से टलती रही। एक दिन मैंने पूछा तो वो फट पड़ी। अब मैं क्या कहूँ? मेरे भावी ससुर जी का कहना है पहले उनकी बेटी का ब्याह होगा, फिर हमारी शादी होगी। पापा बता रहे थे हमारे दिए रुपए ही उन्होंने अपनी बेटी की ससुराल वालों को दिए हैं। अच्छा, कब होगी तेरी नंद की शादी? दिसंबर में। इसका मतलब है जनवरी फरवरी में तेरे ब्याह की मिठाई खा सकूंगी, है ना? मैंने हंसकर कहा था तो वो भारी स्वर में बोली, पता नहीं, इंसान जो सोचता है हमेशा वही नहीं होता। वक्त कभी कभी हर मोड़ पर परीक्षक की तरह खड़ा मिलता है। न जाने पूजा को अभी कितनी परीक्षाओं से गुजरना था। इस बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने पूजा को तोड़कर रख दिया। एक सुबह उसके भावी ससुराल से फोन आया कि गाड़ी और शेष 2 लाख रुपए जो विवाह के समय देने थे सप्ताह भर के भीतर दे दिए जाएं, तभी विवाह की तिथि तय होगी। साक्षी के पिता ने बार बार विनती की कि वे अतिशीघ्र सब कुछ दे देंगे। शादी जल्द से जल्द नहीं हुई तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। समाज और रिश्तेदारी में भी विभिन्न तरह की बातें उठेगी। लगभग 1.5 वर्ष से केवल तिथियां दी जा रही है, पर अमर के पिता की एक ही जिद थी, अभी सब कुछ दे दिया जाए। जून के पहले सप्ताह में शादी जरूर हो जाएगी। पूजा के पिता मजबूर थे। मन में विचारों का बवंडर उठ खड़ा हुआ था। आखिर क्यों बार बार शादी की तिथि बढ़ाई जा रही है? लड़का सगाई के बाद न तो एक बार भी आया है, न कभी फोन या पत्र के माध्यम से संपर्क हुआ है। ऊपर से बार बार रुपयों की मांग। कोई संवेदना, कोई गहन विचार नहीं। बेटी की चिंता उन्हें घुन की भांति अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। चिंता का परिणाम ये हुआ कि अचानक गहरे मानसिक तनाव के कारण हृदयाघात से मौत। इस घटना से पूरा परिवार सन्न रह गया और पिता की असमय मौत के लिए स्वयं को ही जिम्मेदार मानने वाली पूजा परकटे पंछी की तरह मर्मांतक पीड़ा के अगाध सागर में डूबती चली गई। पूजा के पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर उसके भावी ससुराल वाले भी मातमपुर सी के लिए आए, तो समाज के गणमान्य लोगों ने भी जल्द से जल्द विवाह संपन्न कराने की बात कही। पर जिस व्यक्ति के मन में जीवित व्यक्ति के प्रति कोई संवेदना न हो, उससे मृत व्यक्ति की आत्मा की शांति हेतु उपाय करने की याचना करना भी सर्वथा गलत साबित हुआ। दबी जुबान से ही सही, पर पूजा के ससुर ने स्पष्ट कह दिया, हमने जो कहा है उसे तो आपको मानना ही होगा। आप जल्द से जल्द व्यवस्था करें। अमर दशहरे की छुट्टियों में आ रहा है, शादी भी हो जाएगी। पूजा की माँ और बड़े भाई का बुरा हाल था। पूजा के बाद उसकी छोटी बहन प्रेम का विवाह भी करना था। कैसे सारी व्यवस्था होगी, ये कराल प्रश्न मुंह बाए खड़ा था। आखिरकार तय हुआ कि पूजा के पिता के प्रोविडेंट फंड और गांव की पुश्तैनी जमीन बेचकर किसी तरह पूजा का विवाह कर दिया जाए। इन सारे घटनाक्रमों के बीच पूजा जल बिन मछली की तरह तड़प रही थी। मैं पूजा की आंतरिक वेदना से अनभिज्ञ नहीं थी। पल पल रिश्ते टीसते उसके घावों की पीड़ा को मैंने भी महसूस किया था। एक दिन वो घर आई तो उसके पिता की मौत पर दुख प्रकट करने के लिए फोन किया था। आहत पूजा ने विह्वल होकर मुझसे कहा था, लगता है अमर पिता के दबाव में आकर शादी कर रहा है। सूखी सी संवेदना प्रकट की उसने। उसके शब्दों में वेदना या प्रेम की उष्मा लेश मात्र न थी। ऐसा लगा मानो कर्तव्य निभाया हो। पूजा की बातें कई प्रश्नों को जन्म दे रही थी। अंतर्मन में गूंजते प्रश्नों के घेरे में कैद वो तड़प रही थी। धीरे धीरे उसने घर से बाहर निकलना भी छोड़ दिया था। लोगों की भेदती नजरें, कई निरर्थक तो ही प्रश्न उसकी पीड़ा को द्विगुणित जो कर देते थे। एक दिन उसके सारे सवालों के हल अचानक मेरे सामने आ खड़े हुए। मेरा मौसेरा भाई कर्ण, जो मुंबई में नौकरी करता है, 3 साल बाद घर आया तो हम सब बहुत खुश हुए। बातों ही बातों में पता चला कि अमर उसका जिगरी दोस्त है। बेचारा माँ बाप ही दुश्मन बने हुए हैं उसके। एक तो बिना उससे पूछे उसकी शादी तय कर दी, ऊपर से लाखों रुपए दहेज के ले लिए। मैंने बीच में ही बात काटते हुए पूछा, तो शादी क्यों नहीं कर लेता? वो एक महाराष्ट्रियन लड़की से जो उसकी सहकर्मी भी है, प्रेम करता है। अगर किसी से प्रेम करता था तो माता पिता को अंधेरे में क्यों रखा? उसने सारी बातें परिवार वालों को बता दी थी, पर घर वाले इस विजातीय विवाह के लिए राजी नहीं थे। अमर की माँ ने अन्न जल त्याग दिया, जहर खा लेने की धमकी दी, तो वो बेमन से लड़की देखने को तो सहमत हो गया, पर साफ साफ कह दिया उसे सोचने के लिए वक्त चाहिए, बिना उससे पूछे बात आगे न बढ़ाई जाए। फिर मेरे मन में तेज आंधियां शोर मचाने लगी थी। फिर क्या? अब वो ठान कर आया है कि शादी नहीं करेगा। उसे इस बात पर बेहद गुस्सा आया है कि लड़की वालों से रुपए लेकर उसकी बहन की शादी में खर्च भी कर दिए गए और उसे कुछ पता भी नहीं चलने दिया। शायद उसके पिता के मन में भय था कि अगर अमर ने प्रेम विवाह कर लिया तो अपनी बेटी के ब्याह के लिए वो लाखों रुपए कहाँ से लाएंगे। सच कहता हूँ मीनाक्षी, अमर जैसा लड़का लाखों में एक होता है।
वो तो माता पिता की बात मानकर अपने प्रेम की भी बलि देने को तैयार था, पर पिता ने उसे मोहरा बनाकर अपना मतलब साधा है। ये बात उसे भीतर तक दंश दे गई है। अगले महीने वो उसी महाराष्ट्रियन लड़की से कोर्ट मैरिज करने वाला है। करण भैया ने बताया तो मेरे पांव तले जमीन खिसक गई। पूजा का भोला चेहरा आंखों में घूमने लगा, मन का गुबार शब्दों के रूप में बह निकला। भैया, कभी सोचा है बाप बेटे की तकरार की चक्की में आखिर पिसेगी तो एक मासूम निर्दोष लड़की ही न। सगाई के 1-1.5 साल बाद शादी टूट जाने पर लड़की पर क्या बीतेगी? समाज में उसकी बदनामी का जिम्मेदार कौन होगा? कितने लोग सच्चाई जान पाएंगे? लड़की के माथे ही कोई न कोई दाग लगा दिया जाएगा। मन में वेदना का बवंडर समेटती मैं पूजा के घर पहुंची। एक कटु सत्य बताने के लिए मन ही मन हिम्मत जुटा रही थी कि पूजा की मां ने बताया, रुपयों की व्यवस्था कर ली गई है। गांव वाला घर गिरवी रखकर मैं आगे सुन नहीं सकी और वो सब कुछ बताती चली गई जो कर्ण भैया से पता चला था। पूजा की मां हतप्रभ रह गई थी। हे भगवान, ये तो नीचता की हद हो गई, अब क्या होगा? कहते हुए पूजा की मां ने सारी बात पूजा के बड़े भाई अनुज को बताई तो वो भी सकते में आ गया। क्या आदमी इतना नीचे भी गिर सकता है? पैसों की खातिर अपने बेटे के साथ साथ एक मासूम लड़की की जिंदगी भी नर्क में झोंक दी कमीनों ने। अब तो वो चाहेंगे भी तो मैं बहन को कुएं में नहीं धकेलूंगा, रुपए तो उन्हें हर हाल में लौटाने होंगे। बेटा, जोश से नहीं होश से काम लो, पूजा की मां ने कहा। होश से ही तो काम कर रहा हूँ माँ, नहीं तो ऐसे पाखंडियों के खिलाफ मैं पुलिस में रिपोर्ट कर देता, पर जानता हूँ पुलिस कचहरी के चक्करों से हमारी ही बदनामी होगी, अनुज ने कहा था। साक्षी, तू दुखी मत हो, ये तो अच्छा हुआ सब कुछ पता चल गया। अगर कहीं दबाव में शादी हो जाती और तुझे तकलीफ झेलने पर मजबूर होना पड़ता तब क्या होता? जहाँ विधि ने लिखा होगा वहाँ विवाह हो जाएगा, माँ समझाने लगी तो पूजा चुपचाप उठकर भीतर चली गई थी। कुछ दिन बीते। एक दिन पता चला अनुज के बार बार कहने पर भी अमर के पिता ने रुपए वापस नहीं किए थे। अनुज बेहद खिन्न था और अचानक वो आघातदायक हृदय विदारक घटना घट गई। मानसिक परेशानियों का भीषण दबाव सहन कर सकने में असमर्थ पूजा ने आत्महत्या कर ली। पूरी रात मैं सो नहीं पाई, आंगन में पड़ा पूजा का मृत शरीर बार बार आंखों में कौंधता रहा। मैं अपने ही आंसुओं के सैलाब में डूबती चली गई। इस घटना के तीसरे ही दिन डाक से एक पत्र मिला। पत्र मेरे नाम था। लिखावट देखकर मैं चौंक पड़ी। ये तो पूजा की लिखावट है। जल्दी से पत्र खोलकर पढ़ने लगी। जैसे जैसे एक एक शब्द पढ़ती गई पूरा शरीर पसीने से भीगता चला गया, आंखों के सिवा पूरा शरीर जैसे जड़ हो गया था। उसने लिखा था, मेरी प्यारी सखी, मेरी वेदना और पल पल रिश्ते घावों की पीड़ा से तुम अनजान नहीं हो। सारा दुख दर्द सदा तुम्हारे साथ बांटती आई हूँ, अंतिम पीड़ा भी आज बांट लूँ। तुम्हें जब पत्र मिलेगा मेरा अस्तित्व मिट चुका होगा। बताओ मीनाक्षी, मेरा क्या दोष था? क्यों मेरी मासूम भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ? मेरी संवेदनाओं, भावनाओं, सपनों, उमंगों की जघन्य हत्या करने वाले समाज की मुख्य धारा से जुड़े लोग चैन से जी रहे हैं और मैं, जिसके अरमानों का खून हुआ, आत्महत्या पर मजबूर हूँ। आखिर क्यों मीनाक्षी? क्या सिर्फ इसलिए कि एक लड़की की भावनाओं की कद्र आज भी किसी को नहीं है? मैं जानती हूँ मेरे जाने के बाद भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा दर्द केवल मेरे स्वजनों का दर्द मात्र बनकर रह जाएगा। न दहेज प्रथा के खिलाफ आवाज उठेगी, न बेटी का दर्द को कोई समझेगा। पत्र पढ़कर एक और दिल और जोर से आघात पहुंचा दिया। पूजा के पत्र से पर समाज के लोगों को कोई आघात नहीं लगता। इस प्रथा को चलाने वालों के लिए तो ये मजाक बना हो। वह